नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज नाउ में। मैं ही आनेजा आपके साथ। एक टर्म आजकल बहुत ही ज्यादा आपको सुनने को मिल रही होगी, यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके चलते बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। पर पहले जानने की कोशिश करेंगे कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या और ये कहाँ से आया, क्या जरूरत पड़ रही है कि अब फोकस किया जा रहा है कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी को पूरे देश भर में लागू किया जाए। आप देखिए, हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरी में अलग अलग लॉज आपको देखने को मिलेंगे, चाहे वो स्पेसिफिक स्टेट के लिए हो या फिर अलग अलग रिलीजन के लिए भी आपको अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे। अब इन सब के चलते बहुत ज्यादा डिफ्रेंसिएशन आपको देखने को मिलेगी। मतलब एक ही देश है और उस देश में अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग रिलीजन्स के लिए अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे। अब कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि पूरे देश भर में एक ही लॉ हो, वन नेशन वन रूल के ऊपर फोकस किया जा रहा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया जाए। ये पहली बार नहीं हुआ है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके बातचीत की गई हो। इससे पहले भी बहुत बार इस मुद्दे को उठाया गया, पर अब जब फिर से ये मुद्दा उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पूरे देश में यूसीसी को लागू किया जाए, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। उस सब के बारे में मैं आपको बताऊं, हाल ही में कपिल सिब्बल के द्वारा एक ट्वीट की गई और उसमें कुछ सवाल पूछे गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, जिसमें उन्होंने ये कहा कि 9 सालों के बाद 2024 में के इलेक्शन जब आने वाले हैं, तब क्यों याद आ रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया जाए। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाए तो उस प्रपोजल के ऊपर भी सवाल उठाए कि कितना ज्यादा यूनिफॉर्म होने वाला है, क्या हर एक रिलीजियस एस्पेक्ट को कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे पर्सनल लॉज भी हैं। उसके अलावा ये भी पूछा गया कि हिंदूज, ट्राइबल्स, नॉर्थ ईस्ट या सबको कंसीडर किया जाएगा क्या उस लॉ में। साथ ही साथ कुछ और सवाल भी उठाए गए मुस्लिम्स को टारगेट करने को लेके। उसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कि क्या है ये। बेसिकली पूरे देश का एक ही लॉ हो जहां अलग अलग लॉज देखने को मिल रहे हैं, वो सब ना हो। और इसमें कौन कौन सी चीजें कवर होंगी वो भी मैं आपको बता दूं। मैरिज, एडॉप्शन, कौन किसका गार्जियन रहेगा, उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, क्योंकि हर एक रिलीजन में आप देखेंगे अलग मान्यता देखने को मिल रही है। कोई भी जेंडर अगर रहने वाला है उनके लिए इक्वल लॉज जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें आपको इस यूनिफॉर्म सिविल कोड में देखने को मिलेंगी। अब इससे किन लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, जितने भी हमारे एलजीबीटी कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, इनकम टैक्स लॉज हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज या कोई भी लेजिस्लेशन है, उस सब के ऊपर इम्पैक्ट इस यूसीसी का देखने को मिलेगा। पर ये यूसीसी की अगर बात की जाए, वो किस लिए इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि अलग अलग लॉज ना हो, स्पेशली जो पर्सनल लॉज हैं। पर ये पर्सनल लॉज आए कहाँ से? पर्सनल लॉज सबसे पहले ब्रिटिश राज के टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, जब ब्रिटिशर्स को ऑपोजिशन जो कम्युनिटी लीडर्स थे उनकी ओर से डर देखने को मिला कि अगर ब्रिटिशर्स ने अपने रूल्स इम्पोज किए तो जो यहाँ पे कम्युनिटी लीडर्स हैं, जो यहाँ के लोगों की अपने रिलीजियस वैल्यूज हैं, जो मान्यताएं हैं, उसको अगर अपोज किया तो एक बैकलैश देखने को मिल सकता है। इसलिए पर्सनल लॉज इंट्रोड्यूस कर दिए कि ओवरऑल जो लॉ रहेगा, जैसे हम गवर्न करेंगे वो तो रहेगा ही, पर अगर मैरिज को लेके, डिवोर्स को लेके या गार्जियनशिप को लेके या कोई ऐसी चीजें, इनहेरिटेंस को लेके, प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस को लेके या कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्पेसिफिक अपने रिलीजन के हिसाब से चलते हैं, तो उसके लिए पर्सनल लॉज इंट्रोड्यूस किए गए। स्पेसिफिकली ये इंट्रोड्यूस किए गए थे हिंदूज और मुस्लिम्स के लिए। इवेंचुअली बाद में अलग अलग जितने भी हमारे रिलीजन हैं उन सब के लिए इंडिया में आपको अलग अलग लॉज देखने को मिलेंगे। अब सबसे ज्यादा फोकस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने का रहा जब शाहबानो का केस सामने आया, तब बहुत ज्यादा ऑपोजिशन भी देखने को मिली इस यूसीसी को लेके। पर जहां पहले सपोर्ट किया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, उस समय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो इलेक्शंस आने वाले थे और कांग्रेस के द्वारा सपोर्ट जब इसको किया जा रहा था तो शुरुआती तौर पे इन्होंने सपोर्ट किया कि इस केस में यूसीसी के ऊपर फोकस किया जाए और जो ट्रिपल तलाक है उसको कहीं ना कहीं ये लोग अपोज कर रहे थे। पर जैसे ही इन्होंने अपोज करना शुरू किया, इनको लोगों की ओर से बैकलैश देखने को मिला। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी थी, उनके वोटर्स थे, वो इनके अगेंस्ट हो गए और पार्टी के स्टेट लेवल इलेक्शंस जो 1985 में हुए उसमें कांग्रेस पार्टी जो है वो हार गई। इसके बाद इन्होंने अपना जो स्टैंड था इस पूरी चीज को लेके, इस पूरे केस को लेके, उसे रिवर्स कर दिया। अब बात अगर करें यूसीसी की, तो इसमें कौन कौन से सेक्शंस कवर किए जाएंगे और क्या क्या डिफरेंट रहेगा बाकी रिलीजन्स से अगर कंपेरिजन किया जाए, क्योंकि हर एक रिलीजन के अपने लॉज हैं, पर्सनल लॉज हैं।
उनमें बहुत अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। उन सबसे किस तरीके से डिफरेंट रहने वाला है उस सबके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सबसे पहले मैरिज और डिवोर्स को लेके, जहां आप देखें ट्रिपल तलाक का एक प्रोविजन है। हिंदूज की बात की जाए तो इनके लिए एक अलग प्रोविजन है, और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जितने भी हिंदूज हैं वो कंसीडर करते हैं अपने मैरिजेस को, अपने डिवोर्स को, कहाँ इनको रजिस्ट्री करवानी है, क्या टेम्पल में रजिस्ट्री करवा के इनकी मैरिज वैलिड कंसीडर होती है, या इन्हें कोर्ट में जाके अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है, अपनी मैरिज को रजिस्टर करना पड़ता है। तो हर एक रिलीजन के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो वो कंसीडर करते हैं। कई ऐसे रिलीजन हैं जो अपने मंदिर में जब अपने रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तभी मैरिज को वैलिड मानते हैं। कई ऐसे रिलीजन हैं जो कि कोर्ट में अपनी मैरिज रजिस्ट्रेशन करवाना कंपल्सरी समझते हैं। तो हर एक रिलीजन अलग तरीके से इसमें चल रहा है। अब कंसर्न रहता है कि विमेन के राइट को लेके सबसे ज्यादा मैरिज और डिवोर्स दोनों केसेस में विमेन के राइट जो है वो एक्सप्लॉइट ना किए जाएं, इसको लेके भी फोकस किया जाता है। तो 21st लॉ कमीशन ने नोट किया कि मैरिज और डिवोर्स दोनों ही एक पब्लिक डिबेट की अगर बात की जाए तो वहां पे बहुत डिस्प्रपोर्शनेट शेयर जो है वो रखते हैं, और फैमिली लॉज के रिलेटेड मैटर्स हैं तो ज्यादा इंटरफेरेंस पहले देखने को नहीं मिली। पर अगर यूसीसी आ जाता तो कॉमन लॉ होगा, यानी कि जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदूज के लिए हो, मुस्लिम्स के लिए हो, पारसीज, बुद्धिस्ट, सिख्स, किसी के लिए भी हो, उन सब के लिए कॉमन हो जाएगा। हालांकि अगर सिख कम्युनिटी की बात की जाए तो वो जिस लॉ से गवर्न होते हैं उसमें कुछ प्रोविजंस है ही नहीं। अगर आप देखें डिवोर्स, एडॉप्शन, मैरिज, बहुत सारे ऐसे प्रोविजन हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने वाली हूँ। पर अगर सिख कम्युनिटी की बात करें, कुछ और ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनमें कुछ प्रोविजन रखे ही नहीं गए हैं। मुस्लिम्स की अगर बात की जाए, जो मुस्लिम्स का पर्सनल लॉ है उसमें भी फर्दर डिवीजन है, दो सब डिवीजन आपको देखने को मिलेगी। वहीं अगर क्रिश्चियन लॉ की बात की जाए तो डिवोर्स के लिए महिला को क्रूएल्टी शो करनी पड़ती है और एडल्ट्री भी शो करनी पड़ती है अगर उन्हें डिवोर्स चाहिए। वहीं कुछ केसेस ऐसे हैं जहां पे जो मेल मेंबर्स हैं वो अगर एडल्ट्री शो करे तो वो उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं, सोल पर्पस है। वहीं ट्रिपल तलाक भी एक मुद्दा जो है वो देखने को मिला। हिंदू लॉ की बात अगर करें तो अगर हस्बैंड को डिवोर्स लेना है तो वो एडल्ट्री शो करके सीख करके डिवोर्स ले सकता है, पर अगर वाइफ को डिवोर्स लेना है तो उसे क्रूएल्टी भी शो करनी होगी और एडल्ट्री भी शो करनी होगी। तो अलग अलग पर्सनल लॉज की अगर बात की जाए तो अलग अलग एस्पेक्ट्स को फॉलो करते हैं। पारसी लॉ में दोनों स्पाउस के पास ये लिबर्टी है कि अगर वो एडल्ट्री शो करेंगे वो उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। तो ये अलग अलग ग्राउंड्स हैं डिवोर्स के लिए जो अलग अलग पर्सनल लॉज में कंसीडर किए जाते हैं। सेम है मैरिज के लिए। अब बात करें, अगर कोई एक मेल मेंबर, कोई हस्बैंड की अगर बात की जाए, वो अबैंडन कर देता है, अपनी वाइफ को छोड़ देता है, उस केस में कब डिवोर्स लिया जा सकता है, कब उसे क्या कंसीडर करना होगा, इस सब के बारे में भी अलग अलग लॉज आपको देखने को मिलेंगे हमारे देश में। जो सेपरेशन या अबैंडन करने का टाइम पीरियड है, या आप बहुत समय से अलग रह रहे हैं, सेपरेट हो चुके हैं ऑलरेडी, पर डिवोर्स नहीं लिया है, तो तब आप डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पर एक टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है कि क्या टाइम पीरियड रहेगा, 5 साल, 2 साल, 7 साल, हर एक रिलीजन में अलग अलग टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है, जिसके बाद एक महिला अब डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकती है। बोथ केसेस में, चाहे अबैंडन किया हो, चाहे सेपरेशन हो, चाहे वो साथ ना रह रहे हो या पति ने छोड़ दिया हो, दोनों केसेस में। अब अलग अलग लॉज हैं। हिंदूज के लिए 2 साल टाइम पीरियड है, मुस्लिम्स 4 साल का टाइम पीरियड कंसीडर करते हैं, और पारसी मैरिज एक्ट और इंडियन मैरिज एक्ट में 7 साल का प्रोविजन है कि 7 साल से अगर वो सेपरेटेड है या अबैंडन कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, तो 7 साल के बाद वो डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन वाइज आपको यहाँ पे भी अलग अलग प्रोविजन, अलग अलग ग्राउंड्स देखने को मिलेंगे। अब वैलिड मैरिज की क्या, वैलिड एज क्या है मैरिज की, क्या कंसेंट की एज है, इस सब के लिए भी अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिली। उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो मेजॉरिटी जो है वो एक कोड को मान के चलती हैं, जो एक लॉ है उसको मान के चलती हैं। पर कई ऐसी चीजें हैं जहाँ, कई ऐसी जगहें हैं, आप कुछ जगहों पे चल जाएं, वहाँ चाइल्ड मैरिज को अभी भी प्रमोट किया जाता है। हालांकि आपके पास प्रोविजंस हैं, आपके पास लॉज हैं, पर उसके बावजूद भी वो जिस तरीके से अपना कल्चर चला रहे हैं उसके तहत वो चाइल्ड मैरिजेस कर देते हैं। बहुत सारे एक्ट्स हैं इसमें भी, इंडियन एज ऑफ मेजॉरिटी एक्ट, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, पॉक्सो एक्ट है जो इन बच्चों को बचाता है कि जहां वैलिड एज अगर नहीं है उसके बावजूद भी इनकी शादी हो रही है। इसके लिए भी एक यूनिफॉर्म कोड आ जाएगा, तो कोई भी कल्चर बेसिस पे, कोई भी रिलीजन बेसिस पे ये नहीं कह सकता कि अब एक पर्टिकुलर एज हो गई है और अब इनकी शादी करवा दी जाए।
मुस्लिम्स की बात करें तो उनमें कंसीडर किया जाता है कि जैसे ही प्यूबर्टी अटेन कर ली है उसके बाद शादी कर दी जाए। इसमें भी 2 सब डिवीजन है और इसमें भी जो शिया हैं जो सुन्नी हैं उनके लिए अलग अलग डिवीजन है और उसमें भी फर्दर है कि बॉयज की क्या एज है, गर्ल्स की क्या एज है। तो ऐसे बहुत सब डिवीजन भी आपको लॉज में देखने को मिलेंगे और बहुत अलग अलग लॉज है जो इन चीजों को गवर्न कर रहे हैं और पूरे देश भर में एक ही लॉ हो इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में यूसीसी के लिए एक पुश जो है वो करी थी और उसके बाद से एक बवाल देखने को मिल रहा है। पर यूसीसी है क्या ये समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स इसमें कवर होंगे। माइनर अगर प्रेग्नेंट है किसी केस में उसकी प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए भी अलग अलग लॉज हैं, उसके लिए भी कॉमन लॉ हो जाएगा अगर यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगर माइनर ब्राइड है उसकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के प्रोविजन है करंट लॉ में, हस्बैंड को कंसीडर किया जाएगा वाइफ का गार्जियन। अगर माइनर का केस है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत इसे किया जाता है। पर कई ऐसे केसेस हैं जहाँ अबॉर्शन की भी बात की जाए उसको परफॉर्म करना पड़ता है तो उसके लिए क्या कंसेंट है उसके लिए भी कहा जाता है कि जो लॉज हैं उसको कंसीडर किया जाए। अब मैरिज रजिस्ट्रेशन, जहां मैरिज और डिवोर्स के बारे में मैंने आपको बताया, वहीं मैरिज रजिस्ट्रेशन में भी मैंने मेंशन किया था कि कुछ कंसीडर करते हैं कि उन्हें अगर अपने मंदिरों में जाकर रजिस्टर करना है तभी उनकी मैरिज रजिस्टर वैलिड जो है वो मानी जाती है। मुस्लिम्स और क्रिश्चियन लॉ की अगर बात की जाए तो जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है या रजिस्ट्रेशन है कोर्ट में जाके वो मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है। जो पार्सेस हैं वो अपने मंदिर में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसे मैंडेटरी कंसीडर किया जाता है। तो अलग अलग जगहों पे अपने रजिस्ट्रेशन करवाना फॉर मैरिज, ये भी एक चीज इसमें देखने को मिल रही है। अगर यूसीसी होगा तो इसके लिए भी एक कॉमन एक्ट होगा, यानी कि आप कोर्ट में जाके ही अपने आप को रजिस्टर करेंगे तभी आपकी मैरिज वैलिड मानी जाएगी। जस्ट इन केस हम देखें अगर पार्सिस का वो अपने मंदिर में जाके अगर अपने आप को मैरिड वहां पे रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं तो उनकी मैरिज वैलिड मानी जाती है। पर अगर यूसीसी होगा तो उन्हें भी कोर्ट में आके अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, अपनी मैरिज को रजिस्टर करवाना होगा। दिल्ली में गवर्नमेंट ने कुछ समय पहले कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट इंट्रोड्यूस किया था 2014 में स्पेसिफिकली, जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या कुछ रहेगा उसके बारे में मेंशन किया गया था। पर ये जो प्रोसेस है वो हाई कोर्ट के द्वारा ही चैलेंज कर दिया गया जब इस एक्ट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। अब मेंटेनेंस के रूप में जो अमाउंट पे करनी पड़ती है उसके लिए भी अलग अलग प्रोविजन है। कई जगहों में मैरिज के टाइम ही सेट कर दिया जाता है कि अगर डिवोर्स हो जाता है, सेपरेशन होती है तो क्या मेंटेनेंस के रूप में पे करना होगा। कई बार केस लड़े जाते हैं और उसके लिए भी अलग अलग लॉज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें भी वो क्या पीरियड रहेगा, क्या अमाउंट रहेगी, वो भी यूसीसी के द्वारा सेट किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जिसमें मैरिज, मेंटेनेंस, बच्चों के लिए, प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इसमें कंसीडर की जाएंगी। क्योंकि प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन की अगर बात की जाए तो अबॉर्शन के लिए, कंसेंट के लिए क्या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके लिए भी एक कॉमन प्रोटोकॉल रहेगा। तो ये सब चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। उसके अलावा एक और चीज है एडॉप्शन। एडॉप्शन के लिए कहा गया है कि हिंदू लॉ जो है वो एडॉप्शन को एक नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के बराबर ही मानते हैं। यानी कि अगर किसी व्यक्ति, किसी हिंदू कपल ने एक बच्चे को एडॉप्ट किया है तो उसे लीगली जो है वो नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के रूप में ही ट्रीट किया जाएगा और जो राइट्स और रूल्स और रेगुलेशंस उनके नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के लिए रहेंगे वही एडॉप्टेड बच्चे के लिए भी रहेंगे। पर इस्लामिक लॉ में जो अभी तक हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई है उसके मुताबिक एडॉप्शन कंसीडर ही नहीं, रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है। कोई स्पेसिफिक स्टैचर नहीं है जो रेगुलेट करता है एडॉप्शन को। तो इसमें कोई खास रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत ज्यादा चैलेंजिंग भी रहता है कई बार, क्योंकि जहाँ इसके लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है, उनके कल्चर, उनके रिलीजन में माना ही नहीं जाता है। अलग अलग स्पेसिफिक कल्चर्स की अगर बात की जाए, अलग अलग इन पॉइंट्स को लेके, चाहे वो मैरिज को लेके हो, डिवोर्स को लेके हो, मेंटेनेंस को लेके हो, अलग अलग पॉइंट्स को लेके जहाँ कुछ रिलीजन ऐसे हैं कि प्रोविजन ही नहीं है तो उनके लिए गवर्न करना, उनके लिए कुछ ऑर्डर निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है उस समय पे। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात की जाए तो वो फैमिली मेंबर्स वो किस तरीके से कंसीडर करते हैं। हस्बैंड को एक प्राइमरी हायर माना जाता है अपने डिजीज्ड वाइफ का, या वाइफ के जो अपने पेरेंट्स हैं या भाई बहन हैं उनको सेकेंडरी हायर्स माना जाता है। तो ऐसे एक हायरार्की जो है वो मेंटेन की गई है, हर एक लॉ के मुताबिक अलग अलग हायरार्की मेंटेन की गई है।
अब एग्रीकल्चरल लैंड की अगर बात की जाए तो उस केस में क्या होता है कि जो इनहेरिटेंस रहेगी एग्रीकल्चरल लैंड की, वो रिलीजन स्पेसिफिक तो है पर रीजन स्पेसिफिक भी है। इसमें दोनों चीजें देखने को मिलती हैं कि रिलीजन वाइज तो देखा ही जा रहा है कि प्रॉपर्टी को कैसे इनहेरिट करना है, कौन प्रॉपर्टी का हकदार होगा, कौन डेथ के बाद होगा, कौन बाय बर्थ ही प्रॉपर्टी का हकदार हो जाएगा, ये सब तो देखा ही जाता है। पर यहाँ पे रीजन वाइज भी देखा जाता है। जैसे अगर यूपी की बात की जाए तो जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 इस पूरे चीज को गवर्न करता है। लैंड अगला जो प्रोविजन इसमें देखने को मिलेगा वो है एग्रीकल्चरल लैंड की इनहेरिटेंस को लेके। हालांकि अगर नॉर्मल लैंड की बात की जाए, नॉर्मल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो उसमें क्या इनहेरिटेंस रहने वाली है वो हर एक रिलीजन के हिसाब से स्पेसिफिक है। यानी कि क्या आप बाय बर्थ ही प्रॉपर्टी के हकदार हैं या आपको अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी मिलेगी या क्या उसमें प्रोसीजर रहेगा इनहेरिटेंस का, वो हर एक जगह आपको अलग देखने को मिलेगा। पर एग्रीकल्चरल लैंड की अगर बात की जाए तो इसकी इनहेरिटेंस को लेके जहां रिलीजन स्पेसिफिक अलग अलग रूल्स तो हैं ही, लॉज तो हैं ही, उसके अलावा इसमें रीजन स्पेसिफिक भी आपको देखने को मिलेगा। अब रीजन स्पेसिफिक कैसे, जैसे यूपी की अगर बात की जाए तो वहां पे जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 है जो कि एग्रीकल्चर लैंड की इनहेरिटेंस को गवर्न करता है, पूरा देखता है। उसमें जो टेन्योर होल्डर है, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, उसमें ये रिलीजन बेसिस नहीं कंसीडर किए जाते। पर टेन्योर बेसिस पे जो एग्रीकल्चर लैंड की इनहेरिटेंस है, किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आप हकदार हो जाएंगे, उसके लिए एक प्रॉपर लॉ है जो कि रीजन स्पेसिफिक है। यानी कि यूपी में ही अगर आप हैं वहां के लॉ के हिसाब से ये प्रॉपर्टी को लेके, एग्रीकल्चर लैंड की इनहेरिटेंस को लेके आपको लॉ को मानना पड़ेगा। पर वहीं उसमें रिलीजन की अगर बात की जाए तो अलग अलग रिलीजन में आपको हिंदूज में अलग देखने को मिलेगा, हिंदू लॉ के तहत, मुस्लिम लॉ के तहत आपको अलग इसमें डिस्टिंक्शन देखने को मिलेगी। मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेके तो अलग अलग इसमें सबसेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात की जाए जो विडोज हैं या जो मैरिड डॉटर्स हैं उनके क्या राइट्स हैं, क्या उनके प्रॉपर्टी पे हक है, क्या उन मेंटेनेंस के लिए वो पैसे जो है वो मांग सकती हैं, अगर प्रॉपर्टी पे उनका हक है तो क्या अगर बच्चे हैं उसी केस में उनका हक है, या फिर अगर बच्चे नहीं हैं या बच्चे कमा रहे हैं, क्या माइनर है बच्चा या माइनर नहीं है। बहुत सारे ऐसे सब डिविजन हैं जहां आपको देखने को मिलेगा अलग अलग लॉज हैं हर एक रिलीजन के हिसाब से, तो उसमें भी यूनिफॉर्मिटी आए, उसके लिए भी कॉमन लॉ देखने को मिले। मैं आपको बताऊं इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 के तहत एक प्रिंसिपल लेजिस्लेटिव मेजर कंसीडर किया जाता है जिसमें सब्सटेंसिव लॉ देखा जाता है सक्सेशन का लेके कि क्या प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, विडोज के लिए और मैरिड डॉटर्स के लिए स्पेसिफिकली इसमें बातचीत जो है उसमें लॉज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसमें ये भी देखने को मिलता है कि पार्सिस की अगर बात की जाए तो एक महिला पारसी कम्युनिटी का अगर पार्ट है और वो पारसी कम्युनिटी के बाहर जाके कहीं किसी और कम्युनिटी में शादी करती है, उसके लिए अलग लॉज जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। क्या वो उसके बाद प्रॉपर्टी का हिस्सा ले सकती हैं, नहीं ले सकती, क्या वो इनहेरिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगी, उस सब के लिए अलग अलग आपको इसमें लॉज जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इस केस में जहां पारसी महिला अपनी कम्युनिटी के बाहर अगर शादी करती है तो उसके बच्चे एंटाइटल नहीं रहेंगे कि वो अपने मदर के साइड की जो फैमिली है उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाए, अदरवाइज वो कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग चीजें जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगी। पर्सनल लॉज को सबसे पहले ब्रिटिश राज में जो है लाया गया था, स्पेसिफिकली दो रखे गए थे, हिंदूज एंड मुस्लिम्स, पर अब इसमें अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे जिसमें बहुत सारे रिलीजन जो है वो अब इंक्लूड कर दिए गए हैं। साथ ही साथ पूरे प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया जाए इसके लिए यूसीसी को इंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। ये तो रहा कि यूसीसी बेसिकली है क्या, पूरे देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंट्रोड्यूस करने की बातचीत की गई है इसमें, और कहा गया है कि जो अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए उन सबको कंसीडर किया जाए एक ही लॉ के तहत, क्योंकि एक ही नेशन है, एक ही देश है, उसके लिए एक ही लॉ हो ताकि आपको अलग अलग रिलीजन को देख के ना चलना पड़े, अलग अलग रीजन को देख के ना चलना पड़े, बल्कि पूरे देश में आपको एक ही लॉ देखने को मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड की इनहेरिटेंस के लिए टेन्योर रखा गया है 5 साल का, तो आप देश के किसी भी हिस्से में चल जाएं 5 साल के बाद ही वो आपको इनहेरिटेंस के लिए रूल जो है वो सेम ही रहेगा, हर एक जगह पे सेम ही रहेगा। इसकी बेसिक आप कह सकते हैं जो आइडिया लिया गया, कहाँ से यूनिफॉर्म सिविल लॉ लाया गया, सिविल कोड लाया गया, वो यूरोपियन लॉ को देख के लाया गया, जहाँ पे पूरी जगह पे एक ही लॉ है, पूरी गवर्नेंस जो है वो सिंगल बेसिस पे ही की जाती है, एक ही लॉ है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, कुछ
अलग अलग आपको अलग अलग जगहों पे देखने को ना मिले, बल्कि कॉमन क्राइटेरिया को फॉलो किया जाए, कॉमन लॉज को फॉलो किया जाए। बहुत सारे ऐसे अलग अलग लॉज हैं जो अब सामने आ गए हैं, चाहे सिक्स की बात करें, पारसी कम्युनिटी की बात करें, इन सब लॉज को भी बहुत सारे अगर आप देखें निकाल के, तो हर एक कम्युनिटी के एक तो अलग लॉ है, फिर आप रीजन में चल जाए, अलग अलग रीजन स्पेसिफिक लॉज हैं, उसके लिए आप देखिए तो पूरे देश भर में बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा कर सकते हैं। अब इसके लिए कहा जा रहा है कि एक ही पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस कर दिया जाए। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक पुश की और बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज उसके बाद देखने को मिली। हालांकि उसके लिए रिप्लाईज जो है वो पीएम के अगर आप रिप्लाई सुने तो बहुत बढ़िया रिप्लाई आगे से देखने को मिल रहे हैं, पर बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इसे इस समय इम्पोज कर रही हैं। स्पेसिफिकली कुछ कम्युनिटी लीडर्स हैं जो कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी इन लॉज को नहीं। हालांकि जब से बात देखने को मिली है कि यूसीसी को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इस बात को फिर से लोगों के बीच लाया जा रहा है कि यूसीसी को पूरे देश भर में लागू किया जाए, ताकि पूरे देश भर में एक ही लॉ हो जिसके थ्रू सब गवर्न हो। पर कई ऐसी कम्युनिटीज़ हैं जो इसको अपोज कर रही हैं, जो इसके अगेंस्ट हैं। कुछ कम्युनिटी लीडर्स का कहना है कि वो पूरी की पूरी कम्युनिटी इन लॉज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आप लागू कर भी देते हैं उसके बावजूद भी हम इन लॉज को नहीं मानेंगे। हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, जो रिलीजन कल्चर स्पेसिफिक है, उसी के बेसिस पे हम आगे भी काम करेंगे और उन्हीं के थ्रू हम गवर्न होना चाहेंगे। आप चाहे इंट्रोड्यूस कर भी दें, उसके बावजूद भी हम इन लॉज को नहीं मानेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं इसके रिगार्डिंग। मैंने आपको कुछ समय पहले भी ये क्वेश्चन शेयर किए, जहां कपिल सिब्बल के द्वारा जो है ये सवाल पूछे गए कि इलेक्शंस आने वाले हैं तो इसी समय क्यों इन लॉज को फिर से लाया जा रहा है। ये सवाल जो है वो उठाए गए हैं और भी बहुत सारे ऐसे मिनिस्टर्स हैं, जो ऐसे लीडर्स हैं ऑपोजिशन में, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि यही समय क्यों है जब यूसीसी के ऊपर फोकस किया जा रहा है। हालांकि क्या होगा इसके रिगार्डिंग ये तो आने वाले समय में ही देखने को मिलेगा, पर इससे पहले एक और चीज आप तक पहुंचाना जरूरी है। जो 22nd लॉ कमीशन है उसको रिसेंटली 3 साल की एक्सटेंशन मिली है, जैसे पता ही होगा। उसको अब रीस्टार्ट कर दिया है, उस पूरे प्रोसेस को। अब लोगों से, स्टेक होल्डर से व्यूज मांगे जा रहे हैं। 13 जुलाई तक का टाइम पीरियड है, उनसे व्यूज जो है उनके लिए जाएंगे और उसके बाद फर्दर इसके ऊपर डिस्कशन होगी और इसमें कुछ टर्म्स को चेंज जो है वो किया जा सकता है। जैसे इसके बारे में कोई अपडेट आएगा वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। तो फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही, और जाते जाते आपसे भी जानना चाहूंगी, आप जरूर कमेंट करके हमें बताएं कि यूसीसी को लेके क्या आप इसके सपोर्ट में हैं, क्योंकि कई जगह ऐसे मुहिम भी चलाई जा रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए वोट्स मांगे जा रहे हैं लोगों से कि अगर आप यूसीसी चाहते हैं पूरे देश भर में इंट्रोड्यूस किया जाए, इसे लागू किया जाए, तो उसके लिए कुछ पिटीशंस हैं ऑनलाइन, आप उसको फिल कर सकते हैं ताकि पता चले लोगों की सपोर्ट जो है वो देखने को मिल रही है यूसीसी को लेके या नहीं। तो चलिए फिलहाल के सेगमेंट में इतना ही। ऐसे अपडेट्स और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके आपसे फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।